मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, देश के गृह मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, मंत्रिपरिषद के साथी श्री महेश शर्मा जी, इस काम को परिपूर्ण करने के लिए एक छोटी सी समिति बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता श्रीमान पार्थसारथी जी कर रहे थे और करीब 1.5 साल इसे कैसे किया जाए, कहां किया जाए, टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग जाए, ये सारा कार्य संभाला, काफी समय दिया। ऐसे श्रीमान जी पार्थसारथी जी, विभाग के सचिव नरेंद्र जी और उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिक बंधु भगिनी। 31 अक्टूबर सरदार साहब की जयंती जब हम सरदार साहब की जयंती मना रहे हैं और जब हम एकता की बात करते हैं तो पहले तो संदेश यही साफ है कि मैं भाजपा वाला हूं, सरदार साहब कांग्रेसी थे। लेकिन उतने ही शान से, उतने ही आदर के साथ इस काम को हम कर रहे हैं, क्योंकि हर महापुरुष के अपने अपने कालखंड में अलग अलग विचार रहते हैं और विचार के साथ विवाद भी बहुत स्वाभाविक होते हैं। लेकिन महापुरुषों के योगदान को बाद की पीढ़ियों ने बांटने के लिए उपयोग करने का हक नहीं है। उसमें से जोड़ने वाली चीजें ढूंढना, अपने आप को जोड़ना और हर किसी को अगर जोड़ पाते हैं तो जोड़ने का प्रयास करना, मैं हैरान, कुछ लोग मुझे इस पर आरोप लगा रहे हैं कि आप कौन होते हैं सरदार साहब की जयंती मनाने वाले। ये बात सही है, लेकिन सरदार साहब ऐसे थे कि जिसके परिवार ने कोई कॉपीराइट लिया हुआ नहीं है। और वैसे भी एक ऐसा जीवन सार्वजनिक जीवन में जिसने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया था। जो भी किया, जितना भी किया, दायित्व के रूप में किया, जिम्मेवारी के रूप में किया, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए किया। अगर ये बातें आज की पीढ़ी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो हम किसी को कह सकते हैं, भाई ठीक है, परिवार है, लेकिन थोड़ा देश का भी तो देखो। और इसलिए ऐसे अनेक महापुरुष, कोई एक नहीं, अनेक महापुरुष हैं जिसके जीवन को नई पीढ़ी के सामने आन बान शान के रूप में हमें प्रस्तुत करना चाहिए। और बहुत कम बातें हैं जो बाहर आती है, वरना तो हमारे देश में किसी को याद रखने के लिए जितना काम करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतने महान थे, इतने महान थे, इतने महान थे कि उनको बुलाने के लिए भी 70 साल तक प्रयास किया, सफलता नहीं मिली है।
और इसलिए कई बातें, सरदार साहब के जीवन की कई बातें ऐसी हैं। कभी कभी हम सुनते हैं शासन व्यवस्था में विमेन रिजर्वेशन, महिलाओं के लिए आरक्षण। आपको ढेर सारे नाम मिलेंगे जो क्लेम करते होंगे या उनके चेले क्लेम करते होंगे कि विमेन आरक्षण का क्रेडिट फलाने फलाने को जाता है। लेकिन मैंने जितना पढ़ा है उसमें 1930 में जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने 33% विमेन रिजर्वेशन का प्रस्ताव किया हुआ है। अब जब वो मुंबई प्रेसिडेंसी को गया तो उन्होंने इसको कचरे की टोकरी में डाल दिया, उसको मंजूर नहीं होने दिया। ये चीजें हैं, एक दीर्घदृष्टा महापुरुष कैसे सोचते हैं इसके उदाहरण है। सरदार साहब के व्यक्तित्व की झलक महात्मा गांधी ने एक जगह पे बड़ी मजेदार लिखी है। अहमदाबाद के वो म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष थे, तो वहां एक विक्टोरिया गार्डन है अहमदाबाद में, और ये सरदार साहब कैसे सोचते थे, उन्होंने विक्टोरिया गार्डन में लोकमान्य तिलक की प्रतिमा बिठाई। कैसा लगा होगा उस समय अंग्रेजों को, आप कल्पना कर सकते हैं। और शायद देश में वो अकेली लोकमान्य तिलक जी की प्रतिमा है जो सिंहासन पर बैठ करके उन्होंने कल्पना की और वो बनाई है। बड़ी अच्छी प्रतिमा है। और दूसरी विशेषता, गांधी जी को आग्रह किया कि इसका लोकार्पण आप करो। और तीसरा, उन्होंने कहा मैं नहीं रहूंगा। और गांधी जी ने उस दिन डायरी पे लिखा है, उस उद्घाटन के समारोह में उन्होंने लिखा कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कौन बैठा है उसको अगर जानना है तो इस निर्णय से पता चलता है कोई सरदार बैठा है। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, मुझे वाक्य पूरा याद नहीं है, लेकिन ये गांधी जी ने खुद ने कि सरदार ही अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में आए हैं, मतलब अहमदाबाद में हिम्मत आई है, इस प्रकार का भाव उन्होंने व्यक्त किया। हम इतिहास में इस बात को जानते हैं, उसको वैसे ठीक ढंग से रखा नहीं जाता है। किसी दल के इतिहास को देखें तो भी इन पेजेज को कहीं शायद ढूंढना पड़े, हाल है। देश आजाद हुआ तब नेतृत्व देने का विषय था। राज्यों की तरफ से जो प्रस्ताव आए वे बहुतेक सरदार साहब के पक्ष में आए, पंडित नेहरू के पक्ष में नहीं आए। लेकिन गांधी जी का व्यक्तित्व ऐसा था, उनको लगा नहीं सरदार साहब होने के बजाय कोई और हो तो अच्छा हो। नेहरू को बनाने में उनको जरा शायद मन में ये भी रहा हो, मैं नहीं जानता रहा हो, लेकिन शायद मैं भी गुजराती और इसको भी गुजराती को बनाऊंगा तो पता नहीं। खैर, ये तो मेरा साहित्यिक तर्क है, मेरे पास ऐतिहासिक प्रमाण वगैरह नहीं है, मैं मजाक में कह रहा हूं। लेकिन लोगों को लगता है कि भाई देखिए सब कैसे, कोई रिवोल्ट नहीं किया, तूफान खड़ा नहीं किया। तो एक म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष का मामला हो तो भी अच्छा, मेरे पास 30 लोग हैं, आ जाओ, यही होता है जी।
ऐसा नहीं किया। लेकिन ये नहीं किया, ये बात उतनी ज्यादा उजागर नहीं होने दी जा रही है, लेकिन सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सरदार साहब कौन थे, इस बात का पता एक और घटना से मिलता है। 1 नवंबर 1926, यानी ठीक कल 1 नवंबर है, 90 साल पहले, जबकि सरदार साहब अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष थे और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव था। अब सबका आग्रह था कि अध्यक्ष और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एक रहे तो इस कारोबार को चलाना सुविधाजनक होगा। तो सबके आग्रह पर सरदार साहब चुनाव में खड़े हुए। उनके सामने एक मिस्टर दौलत राय करके थे, वो खड़े हुए और दोनों को 23-23 वोट मिले। तब कास्टिंग वोट आया अध्यक्ष को करने का, जो सरदार पटेल थे, स्वयं उम्मीदवार भी थे और सबको कास्टिंग वोट करना था। और देश को आश्चर्य होगा, सरदार पटेल ने अपने खुद के खिलाफ वोट किया था। जो बात देश की आजादी के समय महात्मा गांधी के नजरों के सामने हुई थी, वो बात 1 नवंबर 1926, 90 साल पहले, एक महापुरुष ने, जिस पर कोई गांधी का व्यक्तित्व का दबाव भी नहीं था उस समय, उनकी आत्मा की आवाज कह रही थी कि मुझे इस म्युनिसिपैलिटी को चलाना है, कास्टिंग वोट से मैं बैठूं ठीक नहीं है, अच्छा होगा कास्टिंग वोट मेरे विपक्ष को मैं दे दूं और उसको मैं बिठा दूं। बिठा दिया। क्या ये चीजें वर्तमान के राजनीतिक जीवन के हर छोटे मोटे व्यक्ति को सीखने के लिए काम आने वाली है कि नहीं है? अगर है तो उसको उजागर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बस इतना सा काम करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आप कल्पना करिए, कोई बहुत पुरानी इतिहास तो है नहीं, 47, 48, 49 का कालखंड। आज साहब कितना ही बड़ा नेता एक म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष को कहे कि भाई ठीक है, तेरा सब कुछ है, मान लिया, लेकिन मेरा मन करता है तुम छोड़ दो। छोड़ेगा क्या कोई? उसकी पैतृक संपत्ति है क्या? उसके मां बाप ने मेहनत करके पाई हुई है क्या? लोकतंत्र में लोगों ने मौका दिया है, 5 साल के लिए दिया है, और जरूरत पड़ गई कि भाई 3 साल के बाद तुम छोड़ दो। कोई मुझे बताए छोड़ेगा क्या? और पता नहीं छोड़ेगा तो क्या कुछ करेगा। इस बात को तो हम भली भांति समझते हैं, कोई छोड़ता नहीं है। यहां भी साहब कोई बड़ा मेहमान आ जाए, कुर्सी छोड़नी होगी तो हम ऐसे देखेंगे। ऐसा लगेगा उसको पता ही नहीं वो आए हैं। मनुष्य का मूलभूत स्वभाव है साहब। हम बस में, विमान में दौरा कर जाते हैं, कभी ट्रैवलिंग करते हैं, बगल वाली सीट खाली है, हमने अपनी किताब रखी, मोबाइल फोन रखा, और जहाज चलने की तैयारी में है, बस चलने की तैयारी में है, इतने में लास्ट मोमेंट कोई पैसेंजर आ गया। वो सीट तो हमारी नहीं थी, खाली थी, और हमने कुछ रखा था। हमको इतना आदमी बुरा लगता है यार, ये कहां आ गया, सब उठाना पड़ता है। बस सच बोल रहा हूं ना, लेकिन आपको पूरा भरोसा नहीं, मैं आपकी बात नहीं बता रहा हूं। मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन आप कल्पना कीजिए इस महापुरुष का व्यक्तित्व कैसा होगा। सरदार साहब के अंदर वो कौन सा तेज पुंज होगा
ऐसे ऐसे रजवाड़ों के पास गए जिनके पूर्वजों ने अपनी तलवार की नोक पर पाई हुई सत्ता थी ये कभी अपने बाहुबल से पाई हुई थी, अपने पूर्वजों ने बलिदान दिए थे। लेकिन सरदार साहब ने कहा भाई वक्त बदल चुका है, देश चाहता है, और उन्होंने पल भर में सिग्नेचर कर दिया। पूर्वजों का सैकड़ों साल पुराना राजा रजवाड़ा का राजा पाठ दे दिया एक इंसान को। साहब कल्पना कीजिए उस व्यक्तित्व की ऊंचाई कितनी बड़ी होगी। मैं गुजरात से हूं। गुजरात में क्षत्रिय और पटेल लंबे अरसे से एक प्रकार से तू मैं वाला मामला रहा है। पटेल खेती करने वाले लोग, उनको लगता था ये लोग हमें दबाते हैं, उनको लगता है इनको कुछ समझ नहीं है, हम राजा लोग हैं, वगैरह वगैरह चलता रहता है समाज में हमारे यहाँ कई छोटी बड़ी। साहब कल्पना कीजिए एक पटेल का बेटा क्षत्रिय राजनेता राजपुरुष को कह रहा है छोड़ दो, और एक पटेल बेटे की बात मानकर के क्षत्रिय छोड़ देता है। समाज में इससे बड़ी ताकत क्या होती है? कितनी बड़ी ताकत है। और उस अर्थ में हम देखें एक एक पहलू सरदार साहब की सामर्थ्य को प्रकट करने का प्रयास। यहां एक डिजिटल म्यूजियम बनाया गया है। ये संपूर्ण सरदार तो हो नहीं सकते हैं, हम सब मिलकर कोशिश करें तो भी सरदार इतने बड़े थे, कुछ न कुछ तो छूट ही जाएगा। लेकिन सबने मिलकर के कोशिश की है और संपूर्ण सरदार को पाने, देखने, समझने के लिए खिड़की खोलने का काम इस प्रयास में है। मैं इतना ही दावा करता हूं, ज्यादा नहीं करता हूं। आधुनिक टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयास किया गया है, घटनाओं को जीवित करने का प्रयास किया गया है, और मूल संदेश यह है कि आज की पीढ़ी की जिम्मेवारी है भारत की एकता को बल देना। हम लोग सुबह शाम देखते होंगे, ऐसा लगता है जैसे हम बिखरने के लिए रास्ते खोज रहे हैं। जैसे हम बाइनोकुलर लेकर के बैठे हैं, किसी कोने में बिखरने की चीज मिलती, पकड़ो यार, बिखराव लाओ, बांटो, तोड़ो। विविधताओं से भरा हुआ ये देश ऐसे नहीं चल सकता है। हमें प्रयत्न पूर्वक एकता के मंत्र को जीना पड़ेगा, जी करके दिखाना पड़ेगा, और एक प्रकार से वो हमारी सांस्कृतिक विरासत के रूप में अंतर साध्य करना पड़ेगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको संक्रमित करना पड़ेगा, परकोलेट करना पड़ेगा। हम इस देश को बिखरने नहीं दे सकते, और तब जाकर के हमें ऐसे महापुरुष का जीवन, उनकी बातें हमें काम आती है। इतिहास गवाह है, किसी समय भी तो अंतर विरोधों के कारण, अहंकार के कारण, मेरे तेरे के भाव के कारण ये देश सामर्थ्यवान था, फिर भी बिखरा था। एक चाणक्य नाम का महापुरुष था, 400 साल पहले उसने पूरे हिंदुस्तान को एक करने का सफल प्रयास किया था, और हिंदुस्तान की सीमाओं को कहां तक ले गया था। उसके बाद सरदार साहब थे जिन्होंने इस काम को किया। हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए। आपने देखा होगा, हमारा कोई बच्चा स्पेनिश लैंग्वेज सीखता है तो हम घर में जो भी मेहमान आए उसके सामने नमूना पेश करते हैं।
मेरे बेटे को स्पेनिश आता है, मेरे बच्ची को फ्रेंच आता है। अच्छी बात है, मैं इसकी आलोचना नहीं करता। हर एक को लगता है अपने कैरियर में जरूरी है, लेकिन कभी इस बात का गर्व नहीं होता है। हम पंजाब में पैदा हुए, लेकिन मेरा बच्चा है मलयालम भाषा बहुत अच्छी बोलता है। ये कहने का मतलब हम उड़ीसा में रहते थे, लेकिन मराठी बहुत बढ़िया बोलते थे, उसको मराठी कविताएं आती है। हमारे बच्चा है रेडियो पर सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनता है, उसको बंगाली गीत बहुत अच्छे लगते हैं, रविंद्र संगीत उसको बहुत प्यारा लगता है। ये मन क्यों नहीं करना चाहिए? मैं पंजाब में रहता हूं, तो कभी मेहमान आते तो कहता हूं हमें डोसा बनाना आता है, ये तो सीख गए हैं। मैं केरल जाऊं, कोई कहे मोदी जी आप आए, चलो ढोकला खिला देता हूं। इन चीजों ने तो हमें थोड़ा बहुत अंतर संपर्क बढ़ा रहा है, लेकिन प्रयत्न पूर्वक हमने हमारे देश को जानना चाहिए, जीना चाहिए, हमें अपना विस्तार करना चाहिए। मैं किसी एक राज्य में भले पैदा हुआ, एक भाषा में भले पढ़ा बढ़ा, लेकिन ये मेरा देश है, सब कुछ मेरा है, मुझे उसके साथ जुड़ना चाहिए। ये गौरव का भाव हमें एकता के मंत्र को जीने के लिए रास्ता दिखाता है। हमारे देश में इस बात का तो बहुत झगड़ा हुआ, हिंदी भाषा को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। लेकिन अगर हम केयरफुली, कुशलतापूर्वक सब भाषाओं को अपने में समेटे, तो इस संघर्ष के लिए कोई चांस नहीं है जी। आप देखिए, कभी कभी कोई शब्द हमें ध्यान नहीं आता है तो हम अंग्रेजी शब्द का उपयोग करते हैं। अपनी भाषा में समझता नहीं तो हम बड़ी आसानी से अंग्रेजी शब्द बोल लेते हैं। लेकिन कभी कभार ध्यान में आता है मेरी भाषा में अच्छा शब्द नहीं है तो मैं अंग्रेजी की मदद लेता हूं। लेकिन अगर मराठी भाषा देखूं, बंगाली देखूं, तमिल देखूं, तो इसके लिए बढ़िया शब्द उन्होंने खोज के निकाला है। मैं क्यों ना उसको एडॉप्ट करूं? मैं आसानी से मेरे देश की किसी भाषा का अच्छा शब्द है तो एडॉप्ट क्यों ना करूं? लेकिन ये मुझे ज्ञान ही नहीं है, उस अज्ञान में से मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए, अपनों को जानना चाहिए। ये एक छोटा सा प्रयास है, इसमें बोल चाल के 100 वाक्य निकाले। कैसे हो, नजदीक में अच्छा खाना कहां मिलेगा, शहर की जनसंख्या कितनी है, ऑटो रिक्शा का स्टैंड कहां, छोटे छोटे सवाल। मुझे बीमारी जैसा लगता है कि नजदीक में कोई डॉक्टर मिलेंगे क्या, ऐसे छोटे छोटे वाक्य। हर भाषा में वाक्य उपलब्ध है। जिस दिन लोगों के हाथ में ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसको लगेगा अच्छा भी हम केरल जा रहे हैं, चलिए यार 100 वाक्य पकड़ ले, कहीं मुश्किल नहीं हो जाएगा, इससे बात कर लेंगे, मिल जाएगा। हमारी अपनी विरासत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस कार्यक्रम को आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लॉन्च कर रहे हैं। और प्रयास शुरू में ये है, आपने देखा होगा देश में हर किसी को ग्लोबल बनने का तो बड़ा आवश्यकता भी है, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। एक राज्य रशिया के एक राज्य के साथ तो जुड़ जाएगा, एक शहर अमेरिका के एक शहर से तो जुड़ जाएगा, लेकिन मेरे अपने देश में मैं किसी शहर से जुड़ूं, मैं अपने ही देश में किसी राज्य से जुड़ूं, मैं अपने ही देश में किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ूं, इन चीजों को हम क्यों नहीं करते? ये सहज चीजें हैं जो ताकत बढ़ाती हैं। आज जिन 6 राज्यों ने दूसरे के राज्य के साथ समझौता किया है, उसका मतलब हुआ कि 1 साल के लिए ये राज्य उस राज्य के साथ अलग अलग प्रकार के ऐसे काम करेंगे ताकि दोनों एक दूसरे को भली भांति समझे, सहयोग करें और विकास की यात्रा में सहयात्री बने।
कार्यक्रमों का स्वरूप बड़ा बोझिल रखने की जरूरत नहीं, हल्का फुल्का। मान लीजिए केरल ने महाराष्ट्र के साथ समझौता किया, अच्छा मान लीजिए उड़ीसा और महाराष्ट्र हुआ शायद, उड़ीसा और महाराष्ट्र किया ना, मान लीजिए उड़ीसा और महाराष्ट्र ने समझौता किया। क्या हम 2017 में महाराष्ट्र की स्कूलों कॉलेजेस से जो टूरिस्ट जाएंगे उनको कहेंगे भाई 2017 में तो आप उड़ीसा जरूर जाइए। उड़ीसा से जो जाएंगे 2017 में टूर के लिए, टूर में तो जाते ही है, आप इस बार महाराष्ट्र जाएंगे। फिर ये भी तय कर सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी उस जिले में गई थी तो ये यूनिवर्सिटी उस जिले में जाएगी, जोड़ सकते हैं। पहले जाते थे धर्मशाला में या होटल में रहते थे, इस बार तय करें नहीं, इस योजना के तहत आए हो, 100 स्टूडेंट आए हैं, हमारी इस कॉलेज के 100 स्टूडेंट के घर में आपके 100 लोग रहेंगे, 100 परिवार। और जब घर में रहेंगे तो सुबह कैसे उठते हैं, कैसे पूजा करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, क्या वैरायटी होती है, माँ बाप के साथ क्या, सब चीजें अपने आप जीने लगेगा। अब इसके लिए खर्चा भी कम हो जाएगा टूरिस्ट का। मैं मूलतः तो खर्चा मेरे ध्यान में जल्दी आता है। मेरा कहने का तात्पर्य, अब मुझे बताइए, अब इन दिनों मैंने देखा है कि पूरे देश में देशभक्ति का एक भाव प्रखर रूप से प्रकटा है। हर कोई दिवाली का दिया जलाता है लेकिन उसको देश का जवान दिखता है, देश के जवानों की शहादत दिखती है, भाव पैदा हुआ है। क्या हम 5 अच्छे गीत, अब महाराष्ट्र के लोग स्कूलों में 5 गीत एक साल में उड़िया भाषा में गाना शुरू करें, और उड़िया भाषा भाषी पढ़ने वाले उड़ीसा वाले 5 मराठी गीत गाना शुरू करें, जब मिलेंगे तब भाव क्या जगेगा, आप मुझे बताइए। हमारी कहावतें किसी भी भाषा में हम बोलते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारी कहावतों का जो सेंट्रल थ्रेड होता है वो कॉमन होता है। शब्द अलग होंगे, अभिव्यक्ति अलग होगी, लेकिन जब सुनेंगे और अर्थ समझेंगे तो पता, अच्छा ये कहावत हमारे हरियाणवी में भी है यार, हम भी तो कभी बोलते हैं। इसका मतलब कि हमें जोड़ने वाली ताकत तो पड़ी है। एक बार पता चल जाता है यार तुम भी तो वही बात करते हो जो मैं करता हूं, मतलब तुम और मैं भाषा अलग हो लेकिन अलग नहीं है, पहनाव अलग हो अलग नहीं है, खान पान अलग हो नहीं है, हम एक हैं, ये अपने आप पैदा होगा। देश में बिखराव के लिए बहुत रास्ते खोजे गए हैं, एकता को तो हमने टेकन फॉर ग्रांटेड मान लिया और उसके कारण बिखराव ने क्या बर्बादी लाई है उस पर हमारा ध्यान नहीं गया। 50 साल में इतनी बुराइयों को हमने अपने अंदर ऐसा प्रवेश कर दिया है कि वो बुरा है वो भी पता नहीं चलता, इतनी हद तक घुस गया है। तब जाकर के हमें प्रयत्न पूर्वक एकता को जो वाले जितनी चीजें हैं उसको पकड़ना होगा। और मैं इसको सिर्फ स्कूल कॉलेज तक सीमित रखना नहीं चाहता। मान लीजिए उड़ीसा के किसान मछली के काम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, छोटे छोटे तालाब में भी अच्छी मछली तैयार करते हैं, अच्छा मार्केट मिलता है। तो महाराष्ट्र में भी तो छोटे छोटे तालाब में मछली पैदा करने वालों को आकर के सिखा सकते हैं। महाराष्ट्र के लोग उड़ीसा में जाकर के अच्छी मछली, ज्यादा मछली कैसी होती है सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी लाभ सकता है। मान लीजिए वो उनकी खेती पेड़ी, चावल की खेती करने का उनका तरीका है, वहां ज्यादा पानी है, यहां पर चावल की खेती करने की दिक्कत है, क्या उनको कम पानी से चावल पकाना सिखाया जाए और उनकी ज्यादा यील्ड है वो यहाँ के किसानों को सिखाया जाए, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का वो कारण बन सकता है, नहीं बन सकता है। बिना किसी यूनिवर्सिटी की मदद 2 क्षेत्र के किसान अपने अनुभवों को शेयर करें, हो सकता है कि नई चीज दुनिया को दे सकते हैं। फिल्में,
आज तो डबिंग हो सकता है, कोई बड़ा महंगा भी नहीं होता है। अगर मान लीजिए महाराष्ट्र उड़िया फिल्मों का फेस्टिवल करे, बॉलीवुड वालों को परेशानी नहीं होगी ना, लेकिन करे। मुंबई में मत करना, कहीं और करना, करे मानो। और उड़ीसा वाले मराठी फिल्मों का करे, भाषा को सहज समझा जाएगा। कभी उड़ीसा और महाराष्ट्र के सभी विधायकों का संयुक्त सम्मेलन हो सकता है क्या? और सिर्फ दोनों राज्यों की अच्छाइयों पर चर्चा करें, अच्छाइयों पर चर्चा करें। उड़ीसा के विपक्ष दल वालों को भी अच्छाई बोलनी पड़ेगी और महाराष्ट्र के विपक्षी दल को भी अच्छाई बोलनी पड़ेगी। सब मिलकर के अच्छाई की बात करेंगे तो अच्छाई की ओर जाने का रास्ता खुल जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश में एक दूसरे से सीखना, पाना, समझना बहुत कुछ है। हमारा ज्ञान, हमारा अनभिज्ञता, ये हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक जन आंदोलन में परिवर्तित करना है, विशेष रूप से परिवर्तित करना है। आज सरदार साहब की जन्म जयंती पर इस महाअभियान का भी आरंभ हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ जोड़ने के लिए है, और जोड़ने के लिए कोई नया एकता का इंजेक्शन नहीं देना है, बाहर से कोई इंटरवेंट नहीं करना है। राख लगी है, सिर्फ उसको निकाल करके उस ज्वाला को प्रज्वलित करना है, उस चेतना को प्रज्वलित करना है। और उसी बात को लेकर के मैं खास करके आपसे तो आग्रह करूंगा कि आप जरूर, जल्दी होगा तो भी जरूर देख के जाइए प्रदर्शनी को, और भी लोगों को प्रेरित करें। और इस प्रदर्शनी को सिर्फ स्टूडेंट देखे ऐसा नहीं, समाज के प्रबुद्ध लोग परिवार के साथ आने की आदत बनाए, उन्हें पता चले कि महापुरुष कौन थे, क्या क्या करके गए, और जो जीवन जी के गए हैं उससे बड़ी प्रेरणा नहीं होती है। मुझे विश्वास है कि प्रयास न सिर्फ सरदार साहब को अंजलि है, लेकिन सरदार साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलने का एक प्रामाणिक प्रयास है। मैं फिर एक बार पार्थसारथी जी, उनकी पूरी टीम को इस भगीरथ कार्य के लिए बधाई देता हूं। जैसे आज आप एक म्यूजियम देख रहे हैं, मैंने एक प्रयास शुरू किया है। आजादी के आंदोलन की बातें सचमुच में बताता हूं, हमने देश के नागरिकों के साथ बहुत अन्याय किया है। आजादी का आंदोलन ये नेताओं का आंदोलन नहीं था। आजादी का आंदोलन जन सामान्य का आंदोलन था। बहुत कम लोगों का मालूम होगा 1857 में इस देश के ट्राइबल्स ने, बिरसा मुंडा समेत, जितना बलिदान इस देश के आदिवासियों ने दिया है हम कल्पना नहीं कर सकते जी। लेकिन न आप में से किसी को पढ़ाया गया होगा, न किसी को पता होगा। हमने सोचा है शुरुआत में हर राज्य में जहां जहां आदिवासी जनसंख्या और आदिवासियों से जुड़ी घटनाएं हैं, एक वर्चुअल म्यूजियम आजादी के आंदोलन में आदिवासियों का योगदान, इस पर हम बनाएंगे। इस देश के लोगों ने इतना सारा दिया है जी, हम उस चीजों को जानने के लिए प्रयास करें, बनना है। धीरे धीरे मैं इन चीजों को और आगे बढ़ाना चाहता हूं, और टेक्नोलॉजी के कारण ये चीजें कम खर्चे में हो सकती है, आजकल छोटी जगह में हो सकती है, और आने वाला व्यक्ति अपने सीमित समय में भी बहुत सी चीजों को काफी अच्छी तरह अनुभव कर सकता है। 3D के कारण और ज्यादा लाभ ले सकता है। इंटरेक्टिव होने का कारण बच्चों के लिए वो शिक्षा का कारण बन सकता है। इस एक भारत श्रेष्ठ भारत में मेरी कल्पना यह है कि राज्य अपने राज्य के संबंधित मिनिमम 5000 क्वेश्चंस का एक डाटा बैंक बनाए। राज्य के संबंध में सवाल हो, उसमें जवाब भी हो, ऑनलाइन अवेलेबल हो कि भाई राज्य का सबसे पहला हॉकी प्लेयर कौन था, राज्य का सबसे पहला कबड्डी प्लेयर कौन था, नेशनल प्लेयर कौन कौन है,
कौन सी इमारत कब किसने बनाई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ रहते थे, क्या सारे इतिहास हो, लोक कथाएं हो, 5000 सवालों का बैंक। फिर उसकी क्विज कंपटीशन करें, स्टेट में भी करें। अब मान लीजिए महाराष्ट्र की 5000 सवालों की क्विज बैंक है, उड़ीसा की 5000 सवालों की क्विज बैंक है। महाराष्ट्र के बच्चे उड़ीसा के क्विज कंपटीशन में भाग लें, उड़ीसा के बच्चे महाराष्ट्र की क्विज कंपटीशन में भाग लें। अपने आप दोनों राज्यों के बच्चों को उड़ीसा भी समझ आ जाएगा, महाराष्ट्र भी समझ आ जाएगा। ये पूरे देश में लाखों सवालों का बैंक बन सकता है जी, जो सहज रूप से, जो क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जा पाता, वो पा सकते हैं। तो एक बड़े व्यापक फर्क पर, और जिसमें डिजिटल वर्ल्ड का ज्यादा उपयोग करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाने का प्रयास है। मैं फिर एक बार इस प्रयास को करने वाले सबको बधाई देता हूं, सरदार साहब को आदरपूर्वक नमन करता हूं, अंजलि देता हूं, और देश की एकता के लिए काम करने के लिए देशवासियों से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।